अस्सलाम वालेकुम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज की जो ये वीडियो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अनफॉर्चुनेटली बीइंग इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की, शुगर, जो एक हमारे आम अल्फाजों में जब हम सुनते हैं। तो शुगर की बीमारी एक ऐसी है कि शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी, कोई ऐसा घराना होगा जिसने ये चीज़ नहीं सुनी होगी। अदरवाइज़ हर एक तीसरे बंदे को आपको वो डायबिटिक ही नज़र आएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा कंसाइज रहूँ। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा, पहले तो हम जानेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये डायबिटीज़ क्या होता है, और उसके साथ कि क्या जो एक डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, क्या वो रोज़े रख सकते हैं या वो रोज़े नहीं रख सकते। उसके साथ मैं कुछ डाइट प्लान्स शेयर करूँगा कि क्या उनके लिए किस तरह बेहतर है, क्या चीज़ किस वक्त खाना बेहतर है। और उसके बाद कुछ हैबिट्स हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रिकॉशंस जो वो ले सकते हैं, ये चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जानने का मौका मिले, और हो सकता है कि अगर आपको खुद है डायबिटीज़ तो आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकेंगे, शायद, उम्मीद है इंशाल्लाह। अदरवाइज़ अगर कोई आपके जानने वालों में कोई मौजूद है, आपकी फैमिली में कोई मौजूद है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकेंगे बेहतर तरीके से। तो तब हम लोग जानते हैं कि डायबिटिक मेलाइटस या शुगर, ये बेसिकली अगर हम इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें तो ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है ये जो या तो हमें बाय जेनेटिकली हमें मिलती है, जो एक हमारे बॉडी में ऑर्गन होता है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं या उर्दू में आप लबलबा कहते हैं, जिसके अंदर या तो वो एक हार्मोन है जो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, मीन्स इंसुलिन, या तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, या वो अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी क्वालिटी या वो उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि वो जो हमारे ब्लड में जो शुगर है या ग्लूकोज है उसको वो रेगुलेट ही नहीं कर पाता। तो इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके 3 से 4 तरह के इसके बेसिकली टाइप्स हैं। टाइप 1 जिसके अंदर हमारी जो इंसुलिन है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है वो पेशेंट, मीन्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होती है लेकिन इनसफिशिएंट होती है, बॉडी उसको इफेक्टिवली उससे ब्लड शुगर ब्लड जो ग्लूकोज है उसको रेगुलेट ही नहीं कर पाती। जो तीसरी है वो गेस्टेशनल है, जो इसके जो प्रेगनेंसी के साथ शुरू होती है और प्रेगनेंसी के बाद ही वो रिजॉल्व हो जाती है। एक जो नंबर 4 है वो नंबर 4 भी कहलाती है और टाइप 1.5 भी लोग उसे कहते हैं, क्योंकि जो टाइप 1 है वो बेसिकली अर्ली एज में ही डायग्नोस हो जाती है और अर्ली एज में ही अपने जो सिम्टम्स है वो शो कर देती है। लेकिन जो टाइप 1.5 या टाइप 4 जो है वो एल्डर एज में जाने के बाद शो होती है, जिसमें जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज, एक आम ज़बान के अंदर हमने कोशिश की कि आपको मैं एक ब्रीफ एक आइडिया दूँ कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटिक मेलाइटस क्या डिज़ीज़ है। अब आ जाते हैं हम लोग इस एक बहुत एक कॉमन सवाल है कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं या रोज़ा नहीं रख सकते अगर हमें शुगर है। तो देखिए, पहले तो इस चीज़ का एक जवाब मैं आपको बता दूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा ब्रदर सिस्टर्स मौजूद हैं जो बहुत मुझसे ज़्यादा जिन्होंने स्पेशलाइजेशंस की हुई हैं, जो शायद उनकी भी वीडियोस और ब्लॉग्स और कंटेंट मौजूद होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, और जो मेरी जो एक मामूली सी जो तालीम है उसके ज़रिए, कि ये वो क्वेश्चन है कि हम आपको एक ब्रीफ एक ओवरऑल एक जनरल एक आइडिया दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन सबसे बेहतर है कि ये जो सवाल है कि क्या आप रोज़ा रख सकते हैं या रोज़ा नहीं रख सकते,
इसके लिए जो जिस डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उससे ही पहले ये सवाल करें, क्योंकि वो बेहतर आपको इसमें गाइड कर सकता है, क्योंकि वही फिर आपको डील कर रहा है और वो आपके बिफोर रमज़ान आपके कुछ टेस्ट होंगे, वो टेस्ट करवाएगा, जिन टेस्ट के बिना के ऊपर वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है। तो इसका लेकिन इसका एक जो अगर मुझसे पूछा जाए कि इधर मेरा क्या ओपिनियन है, तो मेरा ओपिनियन यही है कि हाँ, आप रख सकते हैं रोज़ा, बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी दूसरे फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 1 फैक्टर कि क्या आपकी जो शुगर है, डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। अगर डायबिटीज़ ही आपकी अनकंट्रोल्ड है तो इट्स अ बिग नो, आप नहीं रख सकते रोज़ा। और हमें अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ की इजाज़त दी है और इसके फिर दूसरे तरीके बताए हैं कि अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे तो आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ ही कंट्रोल नहीं है तो फिर मज़ीद इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि हमें इसकी डिटेल में जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, फिर उसके साथ आ जाते हैं दूसरे फैक्टर्स लाइक आपको कोई और डिजीज़, लाइक आपका आपको किडनी फेलियर में तो नहीं है, हार्ट डिज़ीज़, अगर हार्ट डिज़ीज़ है तो वो कितने कंट्रोल्ड है, आपका एज फैक्टर, आपकी ओवरऑल हेल्थ, ये सब चीज़ें आपको खुद भी देखनी है और आपको महसूस करनी है कि हाँ, आप क्योंकि देखें, आपको सबसे ज़्यादा पता है कि आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है। एक और चीज़ अगर मैं इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि क्या आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, उसमें बेहतर ये है कि रमज़ान से पहले शाबान का महीना आता है, उसमें आप या तो रोज़ा रख के देख लें, या अगर आप वैसे भी अगर एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 12 से 15 घंटे के लिए आप फास्टिंग पे जा रहे हैं तो आपकी बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। क्योंकि अगर आप वैसे ही सब इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखेंगे तो उसमें आपको अगर अल्लाह ना करे आपकी तबीयत नासाज लगती है तो उसको तोड़ना भी आसान होगा, क्योंकि वो कोई रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं है, वो आप जस्ट अपनी बॉडी को एक बॉडी का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए देख रहे हैं। तो बेहतर है कि एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखा जाए ताकि आपको अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स किस तरह का है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के साथ दो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो कि लाइफ थ्रेटनिंग तक जा सकती हैं। एक प्रॉब्लम हाइपोग्लाइसीमिक अटैक या हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन्स होता है लो एंड हाइपर मीन्स ज़्यादा। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बॉडी के अंदर आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है और फिर उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको चक्कर आना, शिवरिंग होती है और इस विज़न एकदम से ब्लर हो जाता है, इस तरह के सिम्टम्स आपको शो होते हैं और फिर ऑल ऑफ सडन आप अनकॉन्शियस बेहोशी के अंदर भी चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत थ्रेटनिंग है। दूसरी चीज़ होती है कि आप हाइपरग्लाइसेमिक अटैक, जो कि एक ये भी बहुत सीरियस कंडीशन है जिसमें आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और फिर बॉडी उसको बहुत कंट्रोल नहीं कर पाती और एक ऐसी से प्रोसेस होता है जो आपका बॉडी में स्टार्ट होता है जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पहले एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखें ताकि आपको पता हो कि आपको किस तरह से अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है। अब आ जाते हैं हम लोग कि अगर आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, आपकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक आप 40-50 तक हैं, लेकिन आपने अपने आपकी डायबिटीज़ जो है, शुगर है, वो कंट्रोल्ड है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी कंट्रोल्ड है। अब क्या करना है? अब आपको ये करना है कि ठीक है, आपने अगर नियत कर ली माशाल्लाह कि रोज़ा रखना है, तो उसके साथ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो या आप ये करें जो डाइट को आपको फॉलो करना है। मैं यहाँ पे आपका भी कोई ऐसा कोई डाइट प्लान पर डे के हिसाब से नहीं देने वाला। मैं जस्ट एक बेसिक पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप क्या चीज़ें अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन है जो आप अगर लेते हैं कि जो आपके ग्लूकोज लेवल को एकदम से डिक्रीज़ करती है, या इंसुलिन ले रहे हैं,
तो उस चीज़ के लिए रमज़ान शुरू होने से पहले लाजमी अपने जो नॉलेज है, जो डॉक्टर है, उससे आप पूछें कि अपनी मेडिकेशंस आपको किस तरह अल्टर करनी है। प्लीज़, ये डायबिटीज़ जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इतना आसान समझा जाए कि अपनी मर्ज़ी से आपने दवाएं छोड़ दी, अपनी मर्ज़ी से शुरू कर ली, या अपनी मर्ज़ी से सुबह खा ली, या अपनी मर्ज़ी से रात में छोड़ दी। ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ इतनी एक मामूली सी चीज़ नहीं है कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा या आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक से या किसी कोई भी मीठी चीज़ से नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ना करे यह लाइफ थ्रेटनिंग भी है, और ये आपके नर्व्स, आपके ब्रेन, इन सब चीज़ों को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकती है। तो इसलिए किसी अल्लाह ना करे किसी बड़ी तकलीफ़ के अंदर जाने से बेहतर है कि एक बार आप अपने डॉक्टर से ये बात पूछ लें। वो आपको बेहतर तरीके से अपनी मेडिकेशन आपको किस तरह मॉडिफाई करनी है वो बता देगा, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं डायबिटीज़ की कि जो हम खाना खाते हैं उसके बाद वो फ़ौरन उसका जो ग्लूकोज है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करवा देती है। तो अगर ये ड्यूरिंग फास्टिंग आप करेंगे इस तरह से, तो आपको पूरा जो फास्टिंग का एक पूरा साइकिल होता है अराउंड 14 आवर्स, मैं इंडिया और पाकिस्तान के सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ, ये साइकिल के अंदर आपको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स लाजमी होंगे। उससे फिर आपको यही होगा, आपको फिर रोज़ा अपना तोड़ना पड़ेगा और आपको मीठी चीज़ लेनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ और भी करनी है, अगर आपकी तबीयत ज़रा सी भी आपको नासाज लगे, चाहे आपने सारी प्रिकॉशंस लेनी है, डॉक्टर से पूछ लिया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ड्यूरिंग फास्टिंग अपना रैंडम ब्लड शुगर चेक करनी है, उसका लेवल ये नहीं भूलना। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे वो ड्रॉप हो रहा हो तो आपको अपना फास्टिंग ब्रेक करनी है और आपको कोई ना कोई स्वीट चीज़ लेनी है ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कि सहरी के अंदर एक तो मेडिकेशंस की आपको मैंने बता दिया कि डाइट में मेडिकेशंस जो आपकी हैं वो आपको लाजमी पूछनी है, अपनी मर्ज़ी से ना छोड़नी है ना अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा खानी है। क्योंकि हम पाकिस्तानी, मैंने जो देखा है अनफॉर्चुनेटली, इस टाइप की बहुत चीज़ें करते हैं कि नहीं हमारे सर में दर्द था, या सर में दर्द था, मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है इसलिए मैंने 2 गोली खा ली। आज मेरी तबीयत सही थी इसलिए मैंने आज अपने दिल की दवाई नहीं खाई, मैं 1 हफ्ते से खा ही नहीं रहा हूँ। तो इस तरह के जो हम अपनी तरफ से अपनी अपनी ही मेडिकल साइंस बना लिए, तो बराए मेहरबानी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आप फिज़िकली जिस डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं उनके पास ज़रूर जाएं और उनसे पूछें, वो आपको मॉडिफाई करके देंगे। उसके साथ अब आपको फिर सहरी के अंदर क्या करना है, सहरी के अंदर कोशिश करें ऐसी चीज़ें ना लें जो आपकी सडन हाइपरग्लाइसेमिया करवा दें, लाइक या आपको एक सडन शुगर बूस्ट तो आपको दे दें वो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म जो आपका पूरा 14 आवर्स का साइकिल है फास्टिंग का, वो आपको सपोर्ट ही ना करें। कोशिश करें ऐसे मील लें आप, जैसे आपके होल व्हीट रोटी आ गई, या आपके मल्टीग्रेन ब्रेड्स हैं हमारे पास, और आपकी लाल चक्की का जो आटा होता है वो हो गया, ओट्स हो गए, फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसको आप अपने साथ ऐड करेंगे, या एग्स हो गए, एग वाइट्स हो गए। ये वो चीज़ें हैं अगर आप अपने सहरी में खाएंगे तो ये आपको एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो ये आपको एक लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इफ्तार में भी वही सब प्रिकॉशंस आपको करनी है। कोई जज्बाती नहीं होना कि नहीं इफ्तार है तो भाई रमज़ान है, इसमें तो कोई अल्लाह हमसे हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे, लेकिन अल्लाह ने आपको ये दिमाग दिया है, अल्लाह ने आपको अक्ल और शऊर दिया है कि भाई और मेरी बहन, अगर आपको शुगर है, कोई बीमारी है, तो अगर उसकी आपको एहतियात करनी है तो वो रमज़ान में भी करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इफ्तार की मेज़ पे बैठ गए तो जलेबियाँ और अमरतियाँ और लाल शरबत और हरा शरबत और खजूर सब कुछ भर भर के आप खा लें, कोई उसका वो कुछ नहीं होगा भाई। इफ्तार ये इसका कोई स्पिरिचुअल कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ आपके अपनी ज़बान की लज्जत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इफ्तार में भी अपने आप को कंट्रोल रखना है। आप एक खजूर से अपना रोज़ा खोलें, उसके बाद इफ्तार में भी वो चीज़ें खाएं जो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी दें,
ना कि वो चीज़ें जो आपका सडन आपको हाइपरग्लाइसेमिया छूट दें। उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, चाहे कि वो ऑयली चीज़ें क्यों ना हो। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता होगा, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, कि आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, किडनी डिजीज़ और दूसरी बीमारियों के लिए तो आपको उसी की एहतियात करनी है। अगर आप तरावी पे जाना चाहते हैं, तरावी पे जाने से पहले आपको वही करना है कि अपनी डाइट ऐसी लेके जाएं कि आपको, क्योंकि तरावी के अंदर काफ़ी देर तक आपको एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, जिसके लिए आप डिहाइड्रेशन से भी अपने आप को बचाना है, तो अपने साथ पानी लाजमी रखें और ऐसी चीज़ें मीठी चीज़ साथ रखें, क्योंकि आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया फील हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। साथ में आ जाती है हैबिट्स। देखें, अनफॉर्चुनेटली अब हमारे जो आजकल ये एक नॉर्मली जो एक कल्चर बन चुका है, वो ये बन चुका है कि हम लोग रोज़े के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि नहीं, अगर हमने रोज़ा रखा है तो हमें आराम करना है। ठीक है, आप गैर ज़रूरी कामों से इज्तनाब करें, बेहतर चीज़ है, लेकिन आप अपने अंदर फिर फिज़िकल एक्टिविटी लेकर आएँ। ठीक है, आप तरावी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रात को आपको ऐसा टाइम लाजमी निकालें जिसमें आप अपनी वॉक करें। अगर आप यंग हैं तो आप मज़ीद अपनी जो एक्सरसाइजेज़ हैं आप उस तरफ जाएं। अगर आपकी एज ऐसी है कि नहीं, आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, ज़्यादा वर्कआउट की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो फिर भी आपको वॉक लाजमी करनी है। ये अपनी इसको एक हैबिट बना लें, फिर चाहे वो कोई भी टाइम आपको सूटेबल लगता है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ड्यूरिंग फास्टिंग उनको कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटी, कोई वर्कआउट, कोई ऐसी चीज़ के जैसे बाइक पे वो जा रहे हैं, धूप है, दूर का सफ़र है, वो बाइक पे तबीयत सही है, निकल गए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ना करे ड्यूरिंग देयर राइड उनको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक हो सकता है, वो बेहोशी की तरफ जा सकते हैं और अल्लाह ना करे वो उनके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं अपने लिए भी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को बेहतर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इबादत कर सकते हैं। अपने मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अतराफ़ के लिए आप एक फ़ायदेमंद शख्स साबित हो सकते हैं। बाद इस वजह के जज्बात में आके आप कोई ऐसे डिसीजंस लें, ऐसी चीज़ें करें कि वो शायद 1-2 दिन तो आप कर लें, लेकिन उसके बाद आप अपने लिए भी बोझ बन जाएँ और दूसरों के ऊपर भी बोझ बन जाएँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो आप लोगों के मज़ीद प्रॉब्लम्स होंगी, मेरी कोशिश होगी जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक शेयर करूं और मज़ीद इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ। तो बहुत शुक्रिया देखने का, उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।